द कर्व। और ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल ये क्या होता है देखना, टेंजेंट है तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस लाइन को इसके टेंजेंट बना दूं ऐसी, देखो ये टेंजेंट जा रही है ऐसी, ठीक है। इफ दिस इज अ टेंजेंट थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये टेंजेंट है। और मैं इसको नाम दे दूं, इसको अगर मैंने नाम टी दिया, तो हमको पता है कि टेंजेंट को ही जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल बोला जाता है। दिस इज योर नॉर्मल, ये नॉर्मल है, सपोज ये परपेंडिकुलर है और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पी लेता हूँ, ये वाला पी पॉइंट है, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए मैं इसको एन लिख दूं, ये एन है। अब देखना ये पीटी जो है, पीटी ये तुम्हारे टेंजेंट है मतलब, और ये पीएन जो है वो नॉर्मल है। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है, जहां से टेंजेंट शुरू हुई एक्स एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये डिस्टेंस को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है, और जिसका फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने। डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है, चाहिए भी होगा तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल से ये जो लेंथ है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना चाहता मैं, तो ये जो लेंथ है टेंजेंट की, इसके फॉर्मूला है ये वाला। मॉड ऑफ वाई क्यों लिया, क्योंकि निगेटिव आंसर होता नहीं है, तो वाई का इनकेस अगर आंसर निगेटिव दिया तो उसको पॉजिटिव पकड़ के सॉल्व करना, ठीक है। और ये dx बाय dy का होल स्क्वायर करना है। हम लोग dy बाय dx करते हैं, यहाँ पे dx बाय dy करना है टेंजेंट के लिए, और नॉर्मल के लिए dy बाय dx करना है। फॉर्मूला दोनों के सेम ही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फिर से देखना, जहां से एंगल बना है ये वाली लेंथ जो है टेंजेंट की लेंथ है, और ये वाली नॉर्मल की लेंथ है pn। तो pn जो है ये बनेगी तुम्हारी लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये है pt जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब दोनों चीज तुम्हारे पास तो हो गई, ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट का है, ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ नॉर्मल का है। अब ये सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या होता है, अब अगर मैंने इसी पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर डाल दिया एक्स एक्सिस पे, ये वाला प्रोजेक्शन डाल दिया मैंने, दिस इज द प्रोजेक्शन, इसको सपोज मैंने नाम दिया एस, तो प्रोजेक्शन से फिर से चली गई क्या आवाज, आवाज फिर से चली गई है? नो सर। यस सर। तो यहाँ से ये जो प्रोजेक्शन मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये प्रोजेक्शन से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको बोला जाता है सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर एक बार देखना। अगर ये वाला टेंजेंट का पॉइंट है, ये वाले टेंजेंट की ओरिजिन है, तो मैंने प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे डाल दिया, तो ये जो डिस्टेंस है टीएस, ये डिस्टेंस तो बोला जाता है एस टी जो है, ये है तुम्हारा सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट, टेंजेंट का डिस्टेंस, प्रोजेक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम द जहां से टेंजेंट स्टार्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे। और वैसे ही अगर मैंने इसी प्रोजेक्शन का नॉर्मल से डिस्टेंस निकाला, ये वाला डिस्टेंस एस एन, एस एन जो है ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस इज योर सब नॉर्मल। इनके फॉर्मूले तुम्हारे सामने है, जो तुमने देखे हैं। फॉर्मूले बहुत फंडामेंटल है, बस मॉड्यूलस यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है ताकि तुम लोग निगेटिव ना लो, कोई भी वैल्यू सारे के सारे पॉजिटिव ले लो, आंसर आराम से निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों के चारों निकाल के दिखाओ, मतलब तुमको एक प्रैक्टिस के लिए हैंड ऑन होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। तुमको सब निकालना है, चारों निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, निकाल के दिखाओ। तो वैल्यू तुम्हारे फॉर्मूले रखना है, dy बाय dx को उल्टा कर दो, dx बाय dy बन जाएगा। आज का मेन लेक्चर तो रोलेस थ्योरम करना है हमको, रोलेस एंड एम्पिटी करना है, वो मेन लेक्चर। ये पॉइंट कल में बच गए थे इसलिए लिखवा के दिया। वैल्यूज रखनी खाली फॉर्मूले के अंदर। पहले तो तुमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे मेरे को y का वैल्यू -1 दिख रहा है, क्या तुमको भी वही दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर।
तो रखो फिर वहां पे। बन गया। डिफरेंशिएट करना है खाली तुमको, हो गया? हो गया नॉर्मल सर। सा। हो गया सर। तो हो क्या गया करना है? सर। बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट करो। dy बाई dx बना दो इसका। क्या बनेगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और x का वैल्यू 0 है इसमें। x का वैल्यू 0 है तो dy बाई dx मेरा क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। आ गया मेरा dy बाई dx। तो dy बाई dx का वैल्यू ये है तो dx बाई dy भी वैसे ही बनेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ y के साथ तो सब 0 बन जाएगा और y का वैल्यू उल्टा आएगा। ठीक है, तो इसमें dx बाई dy भी तुम्हारा 1/4 बनता है। उठा के रख दो फिर फॉर्मूले में। ये तुमको y का वैल्यू निकालना कैसे है? x का वैल्यू इस पे रख दो 0, ये पूरा के पूरा 0 बन जाएगा। y का वैल्यू -1 बनेगा तो मॉड ऑफ y तुम्हारा +1 बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dx बाई dy का वैल्यू कितना है? 1/4 आया। 1/4 का स्क्वायर 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 + 1 17, तो √17/4 ये आएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वैसे ही ये वाला ये बनेगा आई गेस 17, 17 ओनली √17, 17। √17 ना 17 नहीं ना, √17 ना, हाँ सर। क्योंकि ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, तो ये √17 बनेगा। ये y का वैल्यू 1 है, dy बाई dx का वैल्यू ये बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जो भी कुछ बनेगा। सिंपल थे क्वेश्चंस, बस फॉर्मूले का ही सीन था। फॉर्मूले एक बार अगर ठीक से हो गए तुम्हारे तो कुछ हो जाएगा काम। एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट एग्जांपल है किसी बुक का। बोला गया है कि सब टेंजेंट प्रूव दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट of y is equals to e to the power x by a is constant है। करो तो इसको जरा। हो गया सर। हो गया। बन गया क्या? क्या आया? कांस्टेंट कितना आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? ए आ रहा है सर। ए A आता है। है सर। ए आता सिर्फ सर। ए। ठीक है, डिफरेंशिएट ए करो आता था। तो dy बाई dx क्या बन रहा है तुम्हारा? e के पावर में x बाय a इंटू 1/a आ गया। और क्या होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है? y टाइम्स dx बाई dy। तो ये क्या हुआ? y टाइम्स dx बाई dy उल्टा कर लो, a अपॉन e टू द पावर x बाय a, जिसमें y का वैल्यू उन्होंने दिया है e टू द पावर x बाय, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर आ रहा है a। तो लाइक कांस्टेंट आ रहा है, जो तुमको प्रूफ करना था यही प्रूफ था। और एक क्वेश्चन है, शॉर्ट एग्जांपल है ये, छोटे छोटे। p का वैल्यू निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन में इफ सब टेंजेंट इज इक्वल्स टू सब नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू e to the power px plus px at 0,1। देख लो, ये e के पावर में भी px है और यहाँ पे भी px है। ठीक है, चलो तो बन गया। p का वैल्यू दोनों को निकालो, dx बाई dy, dy बाई dx फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो।
सर प्लस माइनस वन आ रहा है क्या? प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 1/2। ये शॉर्ट एग्जांपल है इंग्लिश का। आंसर आता है प्लस माइनस हाफ। हाँ सही है, प्लस माइनस हाफ इज द आंसर। अरे कुछ नहीं करना है, सब टेंजेंट का लेंथ और सब नॉर्मल का लेंथ इक्वल है। मतलब क्या, सब टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? y टाइम्स dx बाय dy, है ना? y टाइम्स dx बाय dy। अब सब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? y टाइम्स नहीं, हाँ y टाइम्स dy बाय dx। तो अल्टीमेटली दोनों कैंसिल हो गए। और तुम अगर ठीक से लिखो तो ऐसे दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बन रहा है। देखो ना, ये dx बाय dy क्या होता है? 1 अपॉन dy बाय dx। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? dy बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब dy बाय dx का स्क्वायर अगर 1 है तो रख दो ना, dy बाय dx निकालो सबसे पहले। इसका क्या बनेगा? dy बाय dx डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाय dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर px इनटू p प्लस p, है ना? e टू द पावर px इनटू p प्लस p। तो इसका इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने से अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, इनका अब इसमें वैल्यू रखो ना, 0,1 है, x का वैल्यू 0 है। अब x का वैल्यू 0 है तो e टू द पावर 0 1 बनेगा, p प्लस p बनेगा तुम्हारा 2p। तो कहीं ना कहीं dy बाय dx का वैल्यू 2p बन रहा है। ये बनेगा तुम्हारा 2p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो p स्क्वायर बन रहा है 1/4। और p स्क्वायर अगर 1/4 बन रहा है तो p के दो वैल्यूज बनेंगे ना, p की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस हाफ, बात खत्म। एक में प्लस बनेगा, एक में माइनस बनेगा, जो तुमको ठीक लगे वो लग दो। मैं बोला ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें इससे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि जेई वाले इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, हो गया। ये कल का पॉइंट बाकी था। अब मेन मुद्दे पे चलते, जो आज का लेक्चर था। लेक्चर है रोलेस थ्योरम, बहुत काम का चीज है रोलेस थ्योरम। रोल्स बोलते कोई, कोई रोलेस बोलते हैं, अपना अपना अंग्रेजी है, अपना अपना डिक्शनरी है, या अपना अपना प्रोनाउंसिएशन। रोलेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम, तुमको जो ठीक लगे उसका नाम दे दो। सीन क्या है देखो, एक फंक्शन दिया जाए, बहुत सिंपल है, एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा ओवर द इंटरवल a, b। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा ओवर इंटरवल a, b। तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को रख देना है। ठीक है, ये मैं इसको कंडीशन बोलता हूँ, कंडीशंस। सीटी में ज्यादा वेटेज है इसको एज कम्पेयर टू मेंस, क्योंकि बोला ये जाएगा तुमको कि एक फंक्शन दिया जाएगा और द सम इंटरवल दिया जाएगा a, b। तुम लोगों को सबसे पहले a और b को रख देना है वहां पे। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर सेम आई, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर सेम आई, तो तुम दूसरा पॉइंट लिख देना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे? a, b पे। मतलब a और b पे दोनों पे भी फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस रहेगा। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो तीसरा कंडीशन उससे सेटिस्फाई करना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, डिफरेंशिएबल ऑन a, b। और इस a, b के कॉर्नर पॉइंट्स नहीं पकड़ेंगे हम लोग। अब देखो, फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, मैंने तुमको समझाया था डिफरेंशिएबिलिटी में। फंक्शन में अगर मॉड ऑफ एक्स में जहां पे एक्स का वैल्यू 0 हो, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार x खुलेगा, एक बार माइनस एक्स खुलेगा। डेरिवेटिव लोगे तो 1 और -1 दोनों इक्वल नहीं होते। इसलिए जो पॉइंट पे फंक्शन मॉड के अंदर का वैल्यू अगर 0 बन रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और दूसरा चीज, जहां पे फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा, जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स इनफाइनाइट बनेगा, वहां पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और फंक्शन इनफाइनाइट तभी बनेगा जब उसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो अल्टीमेटली ये रेंज में बात कर रहा हूं मैं, a, b के रेंज में अगर ऐसा कोई पॉइंट दिया है जिसके लिए डिनोमिनेटर फंक्शन का, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का डिनोमिनेटर अगर इनफाइनाइट बन रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट छोड़ के फंक्शन हर तरफ डिफरेंशिएबल होता है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, 100% होती ही है हर टाइम। एका दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी या फिर कंटिन्यूटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये तीनों अगर केसेस अगर फुलफिल कर रहा है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और एप्लीकेबल होने के बाद इनका सॉल्यूशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 सच दैट x बिलोंग्स टू a, b। मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं करना है, ये ना ये खाली थ्योरी था इतना सारा। सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी या 3 वैल्यूज आएंगी या 4 वैल्यूज आएंगी,
और तुमको ऐसी वैल्यू पकड़नी है जो a और b के बीच में होगी। मैं बात कर रहा हूं, देखो ब्रैकेट ओपन है और x का वैल्यू इन दोनों के बीच में है। अगर वो 3 और 5 के बारे में बात कर रहा है तो पक्का तुमको 4 का वैल्यू लेना पड़ेगा। तुम 3 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, या तो 4 लो या 4.5 लो या 4.8 लो, 4.2 लो, कुछ भी चलेगा, लेकिन 3 और 5 नहीं चलेगा। दोनों के बीच में बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगर सपोज सबसे पहले ये चेक कर लो फंक्शन की वैल्यूज कॉमन आ रही है क्या, इक्वल आ रही है क्या। अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तुम सीधा बोल देना कि रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि रोलेस थ्योरम के लिए ये तीनों भी केसेस कंपलसरी है। और किसी में से अगर एक भी केस सेटिस्फाई, क्योंकि ये दोनों केस तो अल्टीमेटली एक ही, तुम देख चुके हैं फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब एंड पॉइंट्स को इसकी वैल्यूज इक्वल आती है। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी की भी केस कब कभी बन सकती है, जहां पे मॉड 0 हो और जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो, डिफरेंशिएट करने के बाद वो दोनों पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। और तीनों केसेस अगर फुलफिल हो रही है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। और रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है का मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है और ये एक्स का वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगा। ए भी नहीं चलेगा, बी भी नहीं चलेगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि तुमको अंदाजा आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 ओवर द इंटरवल 0,4 और सॉल्व बाय यूजिंग या वेरीफाई रोलेस थ्योरम। क्वेश्चन ऐसा आता है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम। अब सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं देख लो, पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैंने सबसे पहले x का वैल्यू 4 इसके अंदर रख दे रहा हूं मैंने x का वैल्यू 4 रखा, f ऑफ 4। तो आंसर क्या बन रहा है, कोई मेरी मदद करेगा? 10 10। f ऑफ 0 भी कोई बता सकता है, वो भी 10 है, हाँ ना। 0 0 के लिए तो सब कुछ 0 हो गया, हो गया। अब f ऑफ 4 का वैल्यू भी 10 है, f ऑफ 0 का भी वैल्यू 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पॉइंट कवर है और इसलिए फंक्शन क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दोनों मेरे पॉइंट क्लियर, दोनों चेक पॉइंट क्लियर हो गए, फंक्शन भी इक्वल हो गया। मैंने बोला ना ये हो गया, तो ये दोनों एक ही चीज है एक्चुअली, ये दोनों एक ही, तो दोनों कैसे सेटिस्फाई होगी। क्या तुम में से किसी को भी इसको मॉड दिख रहा है कहीं पे? नहीं। क्या इसका डिनोमिनेटर आ रहा है कहीं पे? नहीं। डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, देखो ना, 2x माइनस 4, 0 तो हो नहीं रहा ना डिनोमिनेटर, तो मतलब तीसरा केस भी क्या हो गया, फुलफिल। अब तीनों केसेस फुलफिल हो गए। अरे बंद रख रहे माइक, ईशान बंद रख। ये पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। क्यों? डिफरेंशिएट करने के बाद ना डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना क्वेश्चन में मॉड्यूलस आ रहा है, तो तीनों केस फुलफिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। ये लिखने की बातें नहीं होती, मैं तुमको बस थ्योरी समझा रहा हूँ। तुम लोग को तो भैया सीधा लास्ट के स्टेप पे जाना है। और लास्ट के स्टेप क्या बोल रहे हैं फिर अपन, लास्ट का स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 कर देना है और एक्स की ऐसी वैल्यू उठानी है जो इन दोनों के बीच में हो। 0 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा, दोनों के बीच में बात कर रहा हूं मैं। तो क्या हुआ, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होने के बाद क्या हुआ डेरिवेटिव इसका, एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना बना यहाँ पे, 2। क्या ये 2 इन दोनों के बीच में लाई करता है? हाँ बिल्कुल करता है। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, बात खत्म। खत्म हो गई, इतना ही क्वेश्चन। ये रोलेस थ्योरम था। और ये जो क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है, ये क्वेश्चन सीईटी में अब तक 7 से 8 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन, कोई वैल्यू चेंज नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं है। जो लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग तो तुक्का मार, तुमको तुक्के भी जरूरत नहीं, लर्न हो जाते हैं आंसर्स कि इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अभी मैं बोल रहा हूँ पहले 2 चीजें चेक करो, तीसरा वाला तो मॉड्यूलस और इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर कहीं 0 ना हो जाए, बाकी सब तो चीजें नॉर्मल नॉर्मल सी है। अब तुम लोगों के लिए जो क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ ट्राई करियो जरा, गलत भी आ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ढूंढने दो बस एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ओके guys and girls, this is your first question. Value of c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c माने कौन, ये c, इसको c भी लिखते हैं f डैश ऑफ c, और ये इसको c भी लिखते हैं। ठीक है, c मतलब x का वैल्यू। ठीक है, c इक्वल्स टू व्हाट, अगर f ऑफ x का वैल्यू दिया है log ऑफ x रेज टू 4 प्लस 3
माइनस log4 ऑन -1, +1 करो। जीरो आंसर। ओके सर 0। ओके चलो कर दो। सबसे पहले तुम लोगों को चेक करना था, यहाँ पे वैल्यू रख के देखना था। मैंने 1 रखा, 1 + 3 4, log4 - log4 0। तो f ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 है और f ऑफ -1 का भी वैल्यू 0 ही बनेगा, क्योंकि वो ऑड पावर नहीं है, इवन पावर है। तो -1 का इवन पावर 1 ही बनने वाला है। दोनों का आंसर भैया जी हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, हुआ क्या, आगे बोलो। हो गया पहला केस क्लियर, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब दूसरा सीन क्या है? दूसरा सीन क्या है तुम्हारा? फंक्शन को अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया होता तुमको ये समझ में आता कि इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 1/, ओ तेरी पेन गलत हो गया, 1/4 पार्डन x⁴ +3 × 4x³। क्या इनमें, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जो इसको 0 कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x⁴ इवन टर्म, एक क्या बोलते हैं, इवन टर्म है, उसमें +3 कर रहे हैं अपन तो इवन टर्म ही बनेगा, ये कभी 0 हो नहीं सकता। तो डिनोमिनेटर 0 होने के लिए रेडी नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऊपर अब ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है मतलब तीनों केस सेटिस्फाई होगी। फिर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी तीनों केसेस अगर फुलफिल हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में सी निकालने के लिए डैश को 0 कर देंगे। इसी पे तुमको 0 कर देना है। अब ये तो इवन है, पॉजिटिव है, ये तो क्या, आई मीन मैं इवन नहीं बात कर रहा था, एक्चुअली मैं पॉजिटिव बोलना था मुझको। ये वाला तीनों के तीनों क्लियर हो गए तुम्हारे। अब तीनों तीनों अगर क्लियर हो गए, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, मर जाएगा, उसको टू 0 कर दो। फिर x³ = 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 0। x माने क्या, c = 0। और ये क्या 0 इन दोनों के बीच में लाई करता है, -1 और +1 के? हाँ बिल्कुल लाई करता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। आया, बाकियों को समझ में आया? जिसका पहला आंसर नहीं आया था, आई रियली होप तुम लोग तुमको समझ रहा है ये सब, है ना, या नहीं? गया क्या फिर से? अरे पूछ तो बोलो। हाँ सर। रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेगा तुम लोग को मैं, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो देखते रहो, बस दिन रात अच्छे से देखते रहो। आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन। रोलेस थ्योरम चेक करना है, सॉल्व बाय यूजिंग रोलेस थ्योरम। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, सीधा लिख देना वहां पे कि भैया फंक्शन काम नहीं कर रहा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 + x - 2 रेज टू 2/3। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रेंज है 1,3। नहीं यार ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास, वो दिखा हूँ। टू आ रहा सर आंसर। वो आ रहा है, ओके।
चलो एफ डैश ऑफ एक्स, पहले तो बाद में, अच्छा था स्टेटमेंट। लगाओ, क्या रखें? 3 रख रहा हूँ। 3 माइनस 2, हेलो 3 माइनस 2 1, 1 का कौन सा भी पावर, 1 का कौन सा भी पावर 1, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 1 है। अब मैं एफ ऑफ 1 रख रहा हूँ। अब ये पूरा गेम है यहाँ पे, ठीक है। 1 रखो यहाँ पे, ये दिखेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और -1 रेस टू 2/3 को सॉल्व ऐसे कर रहे हैं। मैं हो गया -1 का स्क्वायर +1 और +1 का क्यूब फिर से +1, तो ये तीनों भी इक्वल है, ये वापस इक्वल हो गए। अब दोनों सेटिस्फाई हो गए, मतलब पहला केस सेटिस्फाइड, दूसरा सेटिस्फाई। तीसरा वाला क्या होता है? डिफरेंशिएशन वाला। करो डेरिवेटिव इसका एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या होगा? वो 2 का डेरिवेटिव 0, इसका डिफरेंशिएशन बोलो 2/3 नीचे, और ये क्या बनेगा? x माइनस 2 2/3 -1, हेलो 2/3 -1 -1/3। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2/3, ये बनेगा 1/x माइनस 2 रेज्ड टू 1/3। भाइयों और बहनों थोड़ा ध्यान देना। अभी ये अगर तुमको समझ में आया तो अगला वाला जो मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन है वो तुमको बिना देखे आंसर निकाल, बिना सॉल्व करे आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। अब सोचो, मैंने जब इसको डिफरेंशिएट करवाया तो ये निगेटिव पावर आया, और नेगेटिव पावर का ना डिनोमिनेटर में होता है, क्योंकि 1/a⁻m को ही मैं a⁻−m लिखता हूँ, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म तो उसका ये वाला होता है। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर के 0 होने के चांसेस है, और ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। और कौन से पॉइंट पे हो रहा है, कोई बता सकता है मुझको? 2 पर सर। हाँ 2 पे होता है ना, तो x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मतलब f डैश ऑफ x इनफाइनाइट बन रहा है, और f डैश ऑफ x जब इनफाइनाइट बनता है तो फंक्शन वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो रेंज में, दिए हुए रेंज में ऐसा एक पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये मेरी रोलेस थ्योरम की तीसरी केस को वायलेट कर रहा है, मतलब मेरी तीसरी केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और तीसरे केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। समझे? किसी ने तो ऐसा बोला ही नहीं तुम में से, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ आ सकता है। कोई बात नहीं, समझ में आया, लेकिन क्या करना है? हाँ सर। एक बात और सुनो और सुन लो, अगर यहाँ पे ऐसा होता 3,5, और यही क्वेश्चन, सब कुछ ऐसे ही होता, सब कुछ ऐसे होता, और ये स्टेप यहीं पे होती, और ये भी आता, क्या बोलता मैं? x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मेरी रेंज 3 से 5 है, और 3 से 5 में ये 2 नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मैं तो बात करूंगा ना, मैं तो रेंज के ऊपर ही बात करूंगा, दुनिया भर का मेरे को क्या लेकर, मेरे को क्या, मैंने कौन सा ठेका लेके रखा है? मेरे को जो रेंज दिया है मैं उसी रेंज के लिए चेक करूंगा, और अपनी वो वाली रेंज में अगर वो पॉइंट नहीं होता जिसके लिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, है ना? समझ में आया? डिफरेंशिएशन करने के बाद तुमको वैसा ढूंढना है उसको। अब दे दोगा अगला वाला क्वेश्चन फिर अभी का। अब तुम तो हो गए सेट। एक क्वेश्चन यहाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ओरली बोलना, ओरली, मॉड ऑफ एक्स ओवर -1, +1। भाइयों और बहनों, डोंट यूज योर पेन्स। किधर किधर नॉट जाके? डिफरेंशिएबल है। नॉट एप्लीकेबल। हाँ, तो आंसर क्या आएगा फिर? डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये मॉड ऑफ एक्स? 0 पे, और 0 इनके बीच में है, 0 इनके बीच में है। यही क्वेश्चन भाइयों, यही अगर ऐसा होता, सॉरी 2 से लेके 4 होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एप्लीकेबल, ठीक है। आ जाओ, हो गया अभी, तुम लोग तो सेट हो चुके हैं। यस सर। सर अगर वो -1 से 3 या 2 तक होता तो? कुछ भी तो -1 से फिर भी नहीं होता ना, 0 तो बीच में आने ही वाला है।
जीरो तो बीच में -1 से 3 या -1 से इन्फिनिटी भी लेता तू, लेकिन जीरो तो आता ना वहां पे, -1 के बाद जीरो ही तो है। और अपना प्रॉब्लम कहाँ पे है? अपना प्रॉब्लम कहाँ पे? जीरो पे। यही क्वेश्चन अगर ऐसा भी होता, मॉड ऑफ x -1 और ये हो जाता सपोज तुम्हारा -3 से लेके +5, तो क्या बोलता? -1 नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल अगेन। क्यों? क्यों ये सर, कहाँ पे वन आता? आ रहा है सर। ये जीरो वन कहाँ पे पे। होता? -1 1 पे। वन पे। और 1 इनके वन बीच में पे। आएगा। हाँ, तो 1 इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो इसीलिए फिर ये नॉट एप्लीकेबल बन जाता है ये वाला भी। ठीक है, आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन तो हो गया। इधर ही कंफ्यूजन होती है बच्चों, क्योंकि ना बच्चे अक्सर चेक नहीं करते, वो लोग दोनों को दो कंडीशन चेक करते हैं। और हमेशा ना जब भी रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगा उसका एक ही केस होता है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पे। आ जाओ, क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू x³ - 3x² + 2x। ठीक है, इंटरवल है तुम्हारी 0,2। फाइंड द वैल्यू ऑफ c बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम। अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी बोला है c का रोल का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे? f' of x = 0 कर दो, c निकाल लो, क्योंकि चेक करने की जरूरत भी नहीं है, उसने ही बोला है खुद ने कि रोल्स थ्योरम से भैया मेरे को c की वैल्यू बता। अब c की वैल्यू तभी आएंगी जब तीनों केस सेटिस्फाई होंगी। अब तीनों केस वैसे भी सेटिस्फाई हो रही तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 रखो, बाबा लगाओ, आंसर आ जाएगा। c का वैल्यू बताओ। सीडे का क्वेश्चन है 2019 का। टू बाई थ्री कॉमा वन। हाँ, क्या कुछ बोला तू? 2/3, 2/3, 1। दो वैल्यूज कैसे आएंगी रे? अच्छा, दो वैल्यूज आ रही है क्या तुम्हारी? ओके, क्वेश्चन तो गलत है। x³ - 3x² + 2x ना, सही तो है। 3 + -√3/3। 3 नहीं, वापस बता एक बार। 3 2 + 2 प्लस कैसे आएगा? रेंज 2 तक का है, ए 0 और 2 के बीच में रहेगा ना वो, 2 प्लस में कैसे जाएगा? आंसर तो 0 और 2 के बीच में चाहिए ना। सर 3 - √5/2। नो आइडिया। सर गलत इसमें है। नॉट एप्लीकेबल है। क्या बात कर रहा? कैसे? 1 पे 0 हो रहा है। हाँ, वो अरे दादा, क्या बोला मैं? 0 होने दो ना, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर बनता ही नहीं, तो ये तो वहां पे, ये तो यहाँ पे भी 0 हो रहा था। फिर ये क्वेश्चन कहाँ गया? वो ऊपर वाला किधर गया? वो मैंने जो किया था हमने x की वैल्यू पे, ये वाला, ये भी तो 0 हो रहा था x³ पे, इधर भी तो 0 हो रहा था ना। 0 चलेगा, इन्फिनिटी नहीं चलेगा डिफरेंशिएशन में। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर बनता ही नहीं। सत्यम देख ले, डिफरेंशिएशन में 1/x फॉर्म कहाँ पे आ रहा है तेरा? फिर फॉर्म ही नहीं आ रहा तो फिर 0 कैसे बनेगा डिनोमिनेटर? मॉड भी नहीं है एप्लीकेबल। और क्वेश्चन ही दिया उसने कि रोल्स थ्योरम से सी का वैल्यू बताओ, तो अल्टीमेटली सब एप्लीकेबल होगा उसमें। डिफरेंशिएट करो ना, बाबा लगा दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन f' of x। +1/√3। ठीक है, चेक करता हूँ। -6x ना, ये -6x बन गया, +2। बच्चे यहाँ पे पहुंच गए, डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, इधर तक पहुंच गए। अब क्या? इक्वल टू 0 करना है, बाबा लगाना है, बाबा लगाओ। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 2। x के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, मतलब c के लिए सॉल्व करें, नॉट x। माइनस भी मतलब +6, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² 36 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 अपॉन 2 2a, मतलब ये 6। c = 6 प्लस माइनस 12। हाँ, 12 मतलब 4 2 3 2√3। अपॉन में 6 बन रहा है। काटो 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 इसको। 1 तो प्लस 3 + √3/3। 1 3 कहाँ से बात कर रही तू? 3 कहाँ से ला रही बता मुझको? 6 से डिवाइड कर देना डायरेक्टली, 1 आ रहा है ना। 1 प्लस माइनस ये 1/√3 दिख रहा है मेरे को तो। यस सर। हाँ ईशान, सही है ना? हाँ सर। क्यों? ये वाला, ये इसने काटा इसको 3, √3 वापिस से काटा, बन गया √3। अब एक बात बताओ, 1/√3 का टेंटेटिव वैल्यू क्या है? 1/√3 का टेंटेटिव वैल्यू 0.73 समथिंग। हाँ सर। 1.1.√3 का वैल्यू कितना है? 1.73 ना, तो ये 0. समथिंग समथिंग बनेगा 1/। अरे यार, ये वाला वैल्यू कितना है? √2 कितना होता है? 1.414। √3 कितना है? 1.73 आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुछ ऐसा कुछ वैल्यू होता है।
ठीक है। Yes, sir. तो ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, मतलब ये पूरा रेशो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। एग्रीड? 0.6. हाँ जो सर। कुछ आएगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ना। तो इसके दो वैल्यूज है, तो एक में मैं 0 पॉइंट समथिंग ऐड कर रहा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पहली वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, और मैं 0 माइनस कर रहा तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग है या 0 पॉइंट समथिंग आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये दोनों भी रेंज में है, देखो 0 से ज्यादा है और 1 से ज्यादा, दोनों भी रेंज में है। कितने आंसर्स है हमारे पास? 2 आंसर्स है, और कौन कौन से? यही तुम्हारे आंसर है। सी के दो वैल्यूज आएंगी, 1 प्लस रूट 3 और 1 प्लस 1 बाय रूट 3 एंड 1 माइनस 1 बाय रूट 3, दोनों भी चलेंगे, क्योंकि वैल्यूज ही वैसी थी। रेंज 0 से 2 थी, और 0 से लेके 2 के बीच में जितने भी सी की वैल्यूज आएंगी मेरे को उनको कंसिडर करना था, तो मैंने कंसिडर करवाया और मेरे को 2 वैल्यूज वहां पे मिल गई। एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, सी का वैल्यू, यस। अब ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। देखो, इफ रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल, इफ रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल, वो खुद बता रहा है एप्लीकेबल है, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो एफ ऑफ एक्स है e to the power x in bracket sin x minus cos x vary on pi by 4 5 pi by 4, देन c का वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन मार्क। करो। एक बात तो तुमको पता होगी, e raised to x f of x का डेरिवेटिव क्या होता है पता है? e raised to x in bracket f of x plus f dash of x। तुम u इंटू वैल्यू लगाओगे ना, तो ये तुम्हारा यही फॉर्मूला आता है। तो डायरेक्टली याद रखना, e raised to x बाहर लिख लो, f of x को एडिशन कर दो अपने डेरिवेटिव के साथ, कॉमन निकाल दो, तो ये तुमको आसान जाएगा सॉल्व करने में। और c का वैल्यू 0 रखना है, और देखना है ऐसी कौन सी वैल्यू आती है जो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में। Sir, pi. पाई, ओके। मेरे सामने जो ऑप्शन है वो है पाई बाय 3, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, पाई। बाकियों का नहीं आया किसी का भी। चलो बात करें इसको। उसने सब कुछ तुम लोगों को पहले से ही रेडीमेड दे के रखा है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश ऑफ x की वैल्यू मेरे को डायरेक्ट 0 रखनी है, और ये e रेज़ टू x है तो पहला फंक्शन, मैं फंक्शन एज इट इज लिख देता हूँ, sin x माइनस cos x एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, साइन का रेडियो बनता है cos x, cos का बनता है माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस साइन बन गए, क्योंकि f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x करके e रेज़ टू x बाहर निकाल दो, यू इंटीग्रल लगाओगे, कॉमन लगा लो, e रेज़ टू x तो ऐसे दिखेगा तुमको ये, ठीक है। अब क्या आगे जाके cos cos कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ, e रेज़ टू x sin x ट्वाइस ऑफ ट्वाइस e रेज़ टू x sin x का मेरे को 0 रख देना है। और तुम सबको पता है इसका कुछ काम नहीं है, e रेज़ टू x हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, तो इसका भी काम नहीं है, ये भी 0, और ये कभी 0 नहीं हो सकते, e रेज़ टू x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। दोनों कुछ काम के नहीं है मेरे, तो जो भी है बस साइन ही 0 है। अब कोई बताएगा मेरे को पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45, और 5 पाई बाय 4 मतलब कुछ ज्यादा ही बनेगा, तो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में साइन 0 कहाँ होता है? साइन 0 होता है पाई पे। तो आंसर क्या बना, x इक्वल्स टू c इक्वल्स टू पाई। c का भी वैल्यू पाई है और x का भी वैल्यू पाई है। ये क्वेश्चन था जी का, मैं इसमें आया था ये क्वेश्चन। सीईटी तो पूछते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन सीईटी वाले।
एक और क्वेश्चन है, f of x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b ऑन 1,3 सेटिस्फाइज रोलेस थ्योरम। देखो भैया ने ऑलरेडी दे के रखा है कि सेटिस्फाई करते रोलेस थ्योरम को, फिर वही कि तुमको तीनों केसेस सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो सी के लिए दिया है उन्होंने खुद ने कि 2√3 प्लस 1/√3 देन a एंड b इक्वल्स टू व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब भले उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन तुमको क्या क्या यूज करना है तुम लोग देखो। रोलेस थ्योरम 1 2 3 में एप्लीकेबल है और सी का वैल्यू दिया है, और कंडीशन भी तुमको पता है, कंटिन्यूटी की कंडीशन भी है, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन भी है। लगाओ चलो। सर एक कितना आ रहा है? माइनस 2 सर 3 प्लस ओके सो मेरा ये 11 आया। ओके देखो, Sir, A11 and B minus 6. A11 एंड B माइनस 6। ओके, अब मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि ये रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल दिखा रहा है। तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए उसको सबसे पहली केस ही ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि f(3) का वैल्यू ही f(1) होगा। पहले उसको ये देखना पड़ेगा। तो f(3) का वैल्यू 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 9 6 54 ना, 54 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू a1 के लिए 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b तो गया काम से, और शायद मेरे को यहाँ से a का वैल्यू मिल रहा है। कितना मिल रहा है? माइनस 27 23 11 आता। 24। अरे यार 11 आ रहा है क्या पक्का? हाँ हाँ सर। रिलेशन गड़बड़ हो गया मेरा। a इक्वल्स टू 11। अब a का वैल्यू 11 मिल गया। आगे कोई मेरे को दिमाग नहीं चल रहा मेरा, लेकिन हाँ a का वैल्यू 11 तो मिल गया। मैं टिक मार भी सकता था, लेकिन मेरे को b भी निकालना है। तो दूसरी केस मैं तो इसको यूज ही नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को दूसरी केस भी पता है, ये डिफरेंशिएबल भी है इनमें। तो डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव ले लो ना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या बनेगा डिफरेंशिएशन इसका? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस तो ax। बी में तो x है ही नहीं, तो वो कट हो तो जाएगा b ना तो दोनों कट में। हो जाएगा, तो b तो ही नहीं बच रहा। तो क्वेश्चन में b का वैल्यू मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर जो भी कुछ कर रहा था a कर रहा था। R cube. तो भैया BR. जी भी आप होते या नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका कुछ भी वैल्यू हुआ तो फर्क नहीं पड़ता। ये तो हर जगह पे है, और जो हर जगह पे होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो b बिलोंग्स टू r, मतलब कुछ भी डालो, कुछ भी तुमको जो ठीक लगे वो वैल्यू चिपका दो वहां पे। इसलिए a का वैल्यू इज 11, b का वैल्यू इज r। ये था तुम्हारा रोलिस थ्योरम। सर तो इसका ऑप्शन आएगा सर